नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा है आज रण क्षेत्र में, क्योंकि इस वक्त भारत भूमि ही रणभूमि रण क्षेत्र बन चुकी है और यह रण क्षेत्र है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के आखिरी 48 घंटों की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हमने ठान लिया है पाकिस्तान ने जो इस बार किया है उसको ऐसा सबक सिखाना है जो उसकी कल्पना से भी परे होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान, गृह मंत्री अमित शाह का बयान और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, इतिहास दोहर रहा है। बयानों की फहरिस्त उठाकर देख लीजिए। एक ही मंशा, एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य, आतंक का समूल विनाश करना है और आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान, आतंकिस्तान का खात्मा करना है। और इसीलिए जिस तरीके की तैयारी देश भर में हो रही है वो अपने आप में बताने वाली है कि ये मॉक ड्रिल नहीं साहब, ये तो पाकिस्तान के लिए मौत का ड्रिल बनने वाली है। जी हां, अगले 48 घंटे पाकिस्तान पर इसलिए भारी हो रहे हैं क्योंकि 1971 के बाद का जो इतिहास है, कहते हैं ना कि इतिहास दोहरता है, और कुछ वैसी ही परिस्थिति यहां पर आ चुकी है। 360 डिग्री सब कुछ घूम चुका है। भारत के लिए सब बदला हुआ है, ये नया भारत है। लेकिन पाकिस्तान के लिए जो नहीं बदला है वो है उसकी घबराहट, उसका डर, उसका खौफ, उसका सहमापन। क्योंकि भारत ने 54 सालों के बाद एक मॉक ड्रिल फिर से आयोजित करने का ऐलान कर दिया है। वो मॉक ड्रिल जो सिविल डिफेंस से जुड़ी हुई है, जो जनता की सुरक्षा से जुड़ी हुई है, जो इस बात का संकेत दे रही है और संदेश भी दे रही है कि इस बार भारत ने ठान लिया है कि पाकिस्तान को हर उस मोर्चे पर खत्म करना है जहां से पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री लगाता रहा है। उस बीज को पूरी तरह से निस्तानाबूद कर देना है जो आज तक आतंक का जहरीला पेड़ बनकर दुनिया के लिए खतरा पैदा करता रहा है। और यही वजह है कि भारत ने चारों खाने चित्त करने के लिए चौतरफा मार की तैयारी की। याद होगा आपको, सबसे पहली सीसीएस की मीटिंग हुई थी। 22 तारीख को पहलगाम का हमला होता है। 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन जो पहली मीटिंग 23 तारीख को हुई, भारत ने अपने तेवर दिखा दिए थे। जिस तरह से कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद साइकोलॉजिकल सर्जिकल स्ट्राइक, भारत के कदम से बौखलाहट, पाकिस्तान में गीदड़ भभकियों का दौर शुरू होना, और अब सीधे तौर पर सैन्य तैयारी को लेकर जनता की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए मॉक ड्रिल की भी ये तैयारी पाकिस्तान के लिए एक बड़ा संदेश दे रही है। और यही वजह है कि पाकिस्तान डरकर कांप रहा है। देर रात कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो कभी देर रात मीटिंग्स का दौर शुरू हो जाता है। मुल्ला मुनीर पूरी तरह से बंकर में जाके छिपा हुआ है, और अब तो पाकिस्तान के नेता भी ये कहने लगे हैं कि भाई अगर हमला होता है हम तो लंदन निकल जाएंगे, हम तो देश ही छोड़ देंगे। ये बताता है कि पाकिस्तान में क्या हालात है। तो पाकिस्तान के लिए ये आखिरी 48 घंटे किस कदर भारी पड़ने वाले हैं और हम कितना तैयार हैं, ये मॉक ड्रिल क्या कहती है, इन तमाम पहलुओं पर आज खुलकर करेंगे बात। मेरे साथ मेरे सहयोगी और आज के खास अतिथि भी जुड़ेंगे, कराऊंगी उनसे आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले आज की ये टीजर रिपोर्ट। भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंक के आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाए। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। बैठकें हिंदुस्तान में हो रही हैं, लेकिन कपकपी इस्लामाबाद में देखी जा रही है। रणनीति हिंदुस्तान भारत को पूरा समर्थन मिलेगा। Yes, we have great sympathy for what's happening over there, and we want to stand with our allies. I think India is a very important partner to us in so many ways. I hope that the trade negotiations will work out well between the two countries. No one asked me about tariffs. I'm glad. Yes, but आज पाकिस्तान की बौखलाहट की इंतहा है कि लगातार 12वें दिन उसने सीज फायर तोड़ा, लेकिन भारतीय सेना ने हर बार की तरह मुंहतोड़ जवाब दिया। यूएनएससी के बंद कमरे की बैठक में पाकिस्तान को एक बार फिर दुनिया के सामने शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। नतीजा
शून्य रहा और पाकिस्तान की बेशर्मी चरम पर। आलम यह है कि पाकिस्तान का स्वास्थ्य मंत्री मुस्तफा कमाल कहता है कि अगर मोदी हमें जन्नत दे दें तो हमें खुशी होगी, तो वहीं पाकिस्तान का सीनियर नेता फजलुर रहमान ने नेशनल एम्बेसी से वॉकआउट कर दिया। शरीफ सरकार के पास अब कुछ नहीं बचा है। वहीं पाकिस्तान के विपक्ष नेता अयूब खान ने तो खुद ही बता दिया कि भारत ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के जरिए पाकिस्तान पर हमला करने वाला है। हिंदुस्तान क्या करेगा ये एस्केलेशन, और उस पर भी आपकी स्पीच में अपने आप को मैं आपको बताऊंगा। हिंदुस्तान ये अटैक, इमिनेंट अटैक एयर लॉन्च स्टैंड ऑफ वेपन्स के जरिए करेगा, अपना ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जरिए करेगा। पिछले साल जो एक ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आके पाकिस्तान में क्रैश हुआ था, जनाब स्पीकर, ये कोई शब बारात की सुरसुरी नहीं होती कि आदमी पॉइंट करे और वो उड़ जाए। उसके मुख्तलिफ चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं। उस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज तकरीबन आपकी 450 किलोमीटर से ज्यादा होती है। इधर दिल्ली में हाल है इतिहास दोहर रहा है। तब भी पाकिस्तान ने मुंह की खाई थी और इस बार भी पाकिस्तान मुंह की खाने वाला है, क्योंकि जिस तरह से भारत की तैयारी है वो ये बता रहा है कि भारत ने अपना लक्ष्य और उद्देश्य सिर्फ एक रखा है, आतंकिस्तान का समूल विनाश। तैयारी कितनी जोरों पर है और इस तैयारी के क्या मायने, क्या संदेश, चर्चा शुरू करें उससे पहले इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सीधे चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मॉक ड्रिल, नागरिक सुरक्षा की जो अहम तैयारी है उसे लेकर ये जानकारी हम आपके सामने रख रहे हैं। देश भर में सुरक्षा की तैयारी जोरों पर है। 7 मई को मॉक ड्रिल होना है, सुरक्षा अभ्यास होगा और इसके लिए हर नागरिक तैयार नजर आ रहा है। मॉक ड्रिल पर सुदर्शन न्यूज की खास कवरेज लगातार सुबह से ही जारी रहेगी। सुरक्षा अभ्यास होगा, हर नागरिक तैयार होगा। 9 मई को, इसी के साथ आपको बता दें, 9 मई को रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक होने वाली है। बेंगलुरु में संसदीय समिति की बैठक होगी। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पहले 9 मई को बेंगलुरु में और फिर 10 मई को मुंबई में बैठक होगी। बैठक में रक्षा रणनीति पर हो सकती है अहम चर्चा। सुरक्षा अभ्यास को लेकर जो तैयारियां हैं उसे हम लगातार आपके समक्ष रखते रहेंगे, लेकिन सुरक्षा को लेकर ही ये जो बड़ी बैठकों का दौर है, 9 मई को पहले बेंगलुरु में संसदीय समिति की बैठक और इसके बाद 10 मई को मुंबई में संसदीय समिति की बैठक होने वाली है। यानी हर मोर्चे पर तैयारी सटीक हो, तैयारी दुरुस्त हो, इसे लेकर लगातार हाई लेवल मीटिंग्स का दौर जारी हो और अब यह कहा जा रहा है कि निर्णायक समय आ चुका है। आइए इसी ब्रेकिंग के साथ अब आज के गेस्ट पैनल से आपका परिचय करा देते हैं। स्वागत करते हैं हमारे साथ इस वक्त फॉर्मर डिप्लोमेट मंजू सेठ जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट के रूप में रिटायर्ड मेजर जनरल पीके सहगल सर हैं। जय हिंद सर, स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जेके बंसल सर भी हैं। जय हिंद सर, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ मैं देख रही हूँ हमारे 2 सहयोगी, उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा और जम्मू कश्मीर से हमारे साथ रोहिल लगातार बने हुए हैं। आप दोनों का भी स्वागत। लेकिन मैं सबसे पहले मंजू मैम आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा इस शो के लिए आज समय आपने कम दिया है, इसलिए पहला प्रश्न और बहुत सटीक प्रश्न है। जिस तरीके की परिस्थिति बन रही है, हम शुरू से ही एक कहावत पढ़ते आए हैं कि एवरीथिंग इज क्लियर, राइटिंग ऑन द वॉल इज टोटली क्लियर। यानी हम तैयार हैं और पाकिस्तान की हालात ऐसे हैं कि उनको देर रात मीटिंग्स करनी पड़ती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ती है। और अब ये जो मॉक ड्रिल होने वाला है, क्या मान लिया जाए कि ये पाकिस्तान आतंकिस्तान के लिए मौत का ड्रिल साबित होगा? आपने कहा ये जैसे जो स्थिति अनफोल्ड होती जा रही है और पाकिस्तान धमकियों पे धमकियां दे रहा है और कहा है कि हम न्यूक्लियर ऑप्शन भी यूज करेंगे, हम ये भी करेंगे, सिमला एग्रीमेंट को भी वो कह रहे हम मानेंगे नहीं। और ऑलरेडी एलओसी के ऊपर उन्होंने इतने इंकर्जन्स और फायरिंग की है। तो ये सब चीजें एक पॉइंटर है कि जो जैसे हालात क्या स्थिति है इस वक्त, और जो आज यूएन में भी हमने देखा, जो उन्होंने जो उन्होंने वहाँ पे कल देखा, जो यूएन में मीटिंग थी, उसमें भी उनको खास अपने जो मकसद था वो अचीव नहीं कर पाए। तो उनको बिल्कुल इस वक्त वो थोड़े नर्वस हैं
कि क्या हो रहा है। वो बार बार बोल रहे हैं इंडिया अटैक करने वाला है, पहले 2-3 बार हो चुके हैं, 24 घंटे में अटैक करने वाला है, अगले 25 घंटे में 36 घंटे में अटैक करने वाला है। इस किस्म से वो बिल्कुल ही एक और इंडिया का जो इस वक्त स्ट्रैटेजी है बहुत ही सदी हुई है और सोच समझ के कर रहे हैं, बिकॉज हम रश नहीं कर सकते, मेरा मानना है कि अटैक करने के लिए, और अगर होगा तो उसके जो रेपरकशंस हैं उसके लिए ये मॉक ड्रिल्स मुझे लग रहा है अगर हुआ, कहना मुश्किल है। मुझे लगता है कि ये सब जगह के जो यूएन में भी और सब जगह हमारे प्रधानमंत्री पहले भी कहा है कि हमें सब मसले डायलॉग एंड डिप्लोमेसी से ही सॉल्व करने चाहिए, और सारे लीडर्स और यूएन सेक्रेटरी जनरल भी हम इंडिया से और पाकिस्तान से यही कह रहे हैं कि दोनों साइड्स डायलॉग और डिप्लोमेसी से इसको सेटल करें, इसको एस्केलेट ना करें, सिचुएशन को डी एस्केलेट करें। लेकिन टॉक और टेरर तो एक साथ नहीं चल सकता ना मैम, ये बात भी बहुत क्लियर है। टॉक एंड टेरर, दैट इज व्हाई, इसीलिए टॉक एंड टेरर नहीं चल सकता, इसीलिए हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं कि कैसे टेरर की जो जड़ है, और उसके लिए सबने कहा है कि हम लोग सपोर्ट करते हैं कि उनको जो टेररिस्ट हैं और जहाँ पे हैं उनको बिल्कुल दे शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस, परपेट्रेटर शुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। और अगर हमारे पास इंडिया के पास अगर ये मैनेज करते हैं, सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक्स जिसको कहा जाता है, उस किस्म का कोई एक्शन ले पाते हैं, नेचुरली सब उसका जो फॉल आउट होगा उसको भी हमें देखना होगा, उसका क्या फॉल आउट होगा अगर हम उस टाइप की स्ट्राइक करते हैं, क्योंकि अब जो पहले स्थिति थी आज वैसी स्थिति नहीं है, जियोपॉलिटिकल स्थिति बिल्कुल बदली हुई है, माहौल बदला हुआ है, और हमें बहुत केयरफुली आगे चलना होगा। आपने बिल्कुल ठीक कहा, माहौल बदला हुआ है। पीके सहगल सर, माहौल बदल गया है, और यही वजह है कि हमारे रक्षा मंत्री भी ये कहते हैं कि देश जो चाहता है वो होकर रहेगा। ये केवल एक बात नहीं थी, ये बहुत बड़ा मैसेज था। और जो मॉक ड्रिल हो रही है, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये मॉक ड्रिल ही पाकिस्तान ये सुनकर ही बहुत घबरा गया है, और एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो होता है उसमें अगर देखें तो पाकिस्तान पहले ही हार मान चुका है, जिस तरीके की परिस्थिति पाकिस्तान में बनी है। क्या आप मानते हैं कि ये जो मॉक ड्रिल होगा, जिस तरीके से मल्टी प्रोंग एक्शंस लिए जा रहे हैं, जिस तरह से हम तैयार हो रहे हैं, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही घबराहट बड़े पल लेकर आने वाला है? नेक्स्ट 48 आवर्स की अगर बात करें तो समथिंग इज गोइंग टू बी हैपन। किसी प्रकार का कोई शक नहीं, सरकार ने स्ट्रेटेजिक डिसीजन ले ली है कि शायद जंग होगा। दूसरा, उन्होंने पॉलिटिकल एम जो है वो भी तय कर दिया है। और पॉलिटिकल एम क्या है कि सेना को क्या करना है और कहां तक करना है, एंड रिजल्ट क्या है, उसको भी सोच विचार कर लिया है। तो सेना को क्लियर कहा कि इस पॉलिटिकल एम को लेकर रखते हुए आपके पास कंप्लीट फ्रीडम है। मुझे पक्का यकीन है हमारी वायुसेना, हमारी नौसेना और आर्मी हर प्रकार से तैयार है, हर प्रकार से तैयार है। माहौल कंप्लीटली बदल चुका है। हमने बड़े पैमाने पर 4-5 बड़े स्ट्राइक्स पाकिस्तान के ऊपर किए हैं। इकोनॉमिक स्ट्राइक किया, पॉलिटिकल स्ट्राइक किया, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक किया और डिजिटल स्ट्राइक किया है। और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर साइबर वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी स्टार्ट कर दिया है बड़े पैमाने पर। उसी की वजह से पाकिस्तान में जबरदस्त घबराहट है, नर्वसनेस है, कंफ्यूजन है। उनको ये नहीं समझ आ रहा कि हिंदुस्तान क्या करेगा, कब करेगा, क्यों करेगा, कितनी तादाद में करेगा। तो जब भी हिंदुस्तान करता है 3 चीजें ध्यान में रखेंगे, सीक्रेसी, स्पीड और सरप्राइज। और पाकिस्तान को इतनी स्पीड और इतनी सीक्रेसी, इतनी सरप्राइज लगेगा कि उसको समझ नहीं आएगा हुआ क्या है। वास्तव में पाकिस्तान के पास एक ही विकल्प है कि जितने भी आतंकवादी हैं, चाहे वो दाऊद इब्राहिम है या हफीज सईद है या लखवी है या मसूद अजहर है, उनको हिंदुस्तान के हवाले कर दे और हिंदुस्तान को कहे हमारी तरफ से इनको हम आगे से पनाह नहीं देंगे और हम आपको आश्वासन देते हैं कि इस बात की हम घटना दोबारा कभी नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने, हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने, तीनों चीज ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान के ऊपर हमला करने जा रहे हैं, ये नहीं कहा कि हमारे पाकिस्तान का अवाम हमारा दुश्मन है। और साफ तौर पर क्या ये आतंकी जो है इनको नहीं हम बख्शेंगे, आतंकियों के आका को नहीं बख्शेंगे, और उनके पीछे जो ताकत है, जो इनके प्लानिंग और एग्जीक्यूशन करते हैं, उनको किसी प्रकार से नहीं बख्शेंगे। दुनिया के कहीं भी छिप जाएं, हम इनको ढूंढ निकालेंगे, इनको डिटेक्ट करेंगे, ट्रेस करेंगे और फिनिश करेंगे। बिल्कुल उसी माफिक जैसे प्रेसिडेंट ओबामा ने गोटाबाद में बिन लादेन को निकाला था, हम इसी माफिक की हरकत कर सकते हैं और करने जा रहे हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं। और हिंदुस्तान में हिंदुस्तान में ये क्षमता है, ये ताकत है, और हमारी तैयारी हर प्रकार से पूरी है। लास्ट तैयारी होती है किसी भी जंग से पहले जाने के लिए ये मॉक ड्रिल, ताकि जो हमारी जनमानुष है या जनसंख्या है वो हर प्रकार से अपने आप को सुरक्षित रखे, कोई पैनिक ना हो देश में। उनको हर प्रकार से पता हो कि अगर इन द इवेंट ऑफ रिटेलिएशन
हमने अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है, मलबे में से लोगों को कैसे बचाना है, उनको हॉस्पिटल में कैसे इवैक्यूएट करना है, सिविल डिफेंस के लिए स्टूडेंट से क्या करना है, एनसीसी कैडेट से क्या करना है, बाकियों ने क्या करना है, एयर रेड वार्निंग कैसी होती है और ऑल क्लियर क्या होता है। बिल्कुल, यानी सारी तैयारी करनी है और ये तैयारी ही तो परेशानी का सबब बन रही है, खासतौर से पाकिस्तान के लिए। बंसल सर, जिस तरीके से हम तो लगातार बात करते आ रहे हैं और डिबेट्स में आपने भी कहा कि देखिए इस बार जब भारत की जो तैयारी है उस तैयारी से ही पाकिस्तान पसीने पसीने हो रहा है। और जैसा हमने मल्टी प्रोंग एक्शंस, आप लोगों की भाषा में, मिलिट्री भाषा में मल्टी प्रोंग एक्शंस कहा जाता है, वो एक्शन हमने लिया भी। हमने सबसे पहले डिप्लोमेटिकल सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, हालत हम देख ही रहे हैं। हमने इकोनॉमिकल सर्जिकल स्ट्राइक की, हालत हम देख ही रहे हैं। अब जिस तरीके से अब आर्मी को हमने तीनों सेनाओं को तैयार रखा और कहा कि पूरा फ्री हैंड दे दिया गया है, ये जो एक पॉलिसी है भारत की, नो मर्सी विद टेरर, ये पॉलिसी इस बार क्या खास तौर से पाकिस्तान के लिए, खास तौर से आतंक के पनाहगार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनकर आने वाली है। और एक और प्रश्न इसी में मैं जोड़ देती हूं कि मॉक ड्रिल जब हम करते हैं, जैसा भी अभी सहगल सर ने कहा कि ये लास्ट एक एक्सरसाइज होती है कि अब हम पूरी तरह से तैयार हैं, हम अपनी जनता को, अपने देश के नागरिकों को भी सुरक्षित रखेंगे। लोगों ने पूछा कि करगिल वॉर भी हुआ था, उस टाइम पर यह मॉक ड्रिल नहीं हुई, लेकिन 1971 के बाद आज की तारीख में ये मॉक ड्रिल होती है, तो ये कितना बड़ा डिफरेंस है, ये मैसेजिंग क्या है? देखिए, ये काफी बड़ा एस्केलेशन है और बहुत अभी जैसे कि पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक के अलावा जो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जिस समय उनको हमने इकोनॉमिकली पैरालाइज कर दिया है। उनको पैरालाइज इसलिए कर दिया गया है, पाकिस्तान की हालात बहुत खराब हैं, उनके पास $8 बिलियन सिर्फ रिजर्व बचा हुआ है। आज की तारीख में जो उनकी पर डे फौज का जो खर्चा है वो $40 लाख है। और पाकिस्तान को जो 2001 में भी यही हुआ था कि जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था, हमने अपनी सेना मूव की तो उनको भी अपनी सेना लानी पड़ी और वो कोलैप्स हो गए थे, उनको $2-3 बिलियन खत्म हो गए थे। और अब तो इनकी हालत बहुत भी खराब है। मूडी जो एक एजेंसी है, उन्होंने कहा है कि भारत के ऊपर इस स्थिति का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, भारत की जो स्थिति बहुत मजबूत है, पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। जिस तरह से उनके हालात चल रहे हैं, अभी उनके पास में गोले नहीं है, जो उन्होंने अपने गोले जो हैं वो तोप के गोले 155 mm जो शेल हैं वो यूक्रेन को बेच दिए थे $364 मिलियन के अंदर में उनके। तो इस हालात में पाकिस्तान का सरवाइव करना बहुत मुश्किल है। और देखिए क्या है कि जरूरी नहीं कि आप गोले से ही, आप क्या गोली से ही बर्बाद करें। जो एक थकाना होता है फौज को, जैसे कि अभी आप देखिए 1980 में जब रशिया और यूएसएसआर और यूएसए का कोल्ड वॉर हुआ, तो यूएसए ने एस्केलेशन कर दिया, अपनी फौजें बढ़ा करके, उतनी फौजें बढ़ानी पड़ी यूएसएसआर को। इकोनॉमिक हालात अच्छे नहीं थे यूएसएसआर के टुकड़े में भी। इसी प्रकार से चाणक्य नीति में भी दुश्मन को पहले थकाओ और उसके बाद मारो। सिकंदर को भी ऐसे ही किया था चंद्रगुप्त ने। और तो इस तरह से ये बहुत जरूरी है कि उनको थकाना। और जो अब्दुल सालेह हैं, प्रीवियस वाइस प्रेसिडेंट जो अफगानिस्तान के, उन्होंने कहा है कि भारत ने अब की बार पाकिस्तान के गले में एक लंबी रस्सी डाल दी है, ने कि उसके लिए कोई इलेक्ट्रिक चेयर डाल रही है। जैसे इलेक्ट्रिक चेयर में तो एकदम करंट लगता है, फटाक से ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक। ये जो लंबी रस्सी है वो इतना इनको बिल्कुल रुला के पानी, इनके अंदर में भूख के हालात खराब हैं, इनके पास पेट्रोल नहीं है, इनकी जनता त्राहिमाम है, सिविल युद्ध हो सकता है। उधर से सेनाएं हटाई हैं बालूचिस्तान से, तो वहां से बलोच जो इनको मार रहे हैं, इनकी जमीन पर कब्जा करते जा रहे हैं, इनके सैनिकों को पकड़ लेते हैं। 101 को मार दिया, उसी तरह से टीटीपी वाले मार रहे हैं उधर जो है पीओके में। इनके और तो और जो फजलुर रहमान है, उन्होंने भी ये कहा है कि आप जो है कश्मीर की बात तो लिए बैठे, पहले उनसे अफगानिस्तान से तो निमट लो। इनके अंदर खुद एक गृह युद्ध की स्थिति हो रही है। बिल्कुल, यानी चौतरफा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, यानी चारों तरफ से अगर देखें। 1 मिनट और दीजिए आप। ठीक है, कंप्लीट कीजिए सर। जी, मॉक ड्रिल का जो आपने प्रश्न उठाया, देखिए क्या है कि जब कोई तैयारियां होती हैं और हमारी तरफ से अगर कोई मिलिट्री एक्शन लिया जाता है उनके आतंकी ठिकानों पर, तो वो भी उधर से रिटेलिएट होने के चांसेस रहते हैं। ऐसी स्थिति में अपनी सुरक्षा करना बहुत जरूरी है। हमारी जो है एयर डिफेंस सुरक्षा काफी कई घेरे हैं, उसके एक आयरन डोम की तरह से सुरक्षा है, 4 घेरे हैं। उसमें हमारी पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल है, एडवांस एयर डिफेंस मिसाइल है, आकाश है, S-400 है। उसके बावजूद भी
अगर 100 हमारे उधर उनके तरफ गिरते हैं तो एक इधर भी गिरने के चांसेस रहते हैं। उससे अपने आप को बचाने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है, जिससे कि अगर कोई ऐसी इवेंचुअलिटी हो तो उससे हमारी ट्रेनिंग है और हम अपने आप को बचा सकें, इसलिए मॉक ड्रिल का जरूरी भी हो जाता है। ठीक है सर, मैं आप तीनों के पास दोबारा लौटूंगी, लेकिन इस वक्त क्योंकि मेरे दो सहयोगी उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा और रोहिल जम्मू कश्मीर से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जरा प्लीज मेरे दोनों सहयोगियों को स्क्रीन पर लेकर आइए। रजत, पहले आपके पास आ रही हूँ रजत, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आज हमने देखा कि मॉक ड्रिल की तारीख तो कल है, लेकिन तैयारियां आज से शुरू कर ली गई। अच्छा, एक और चीज जो मैं ग्राउंड से आप लोगों से समझना चाहती हूँ, रजत आपके पास ये प्रश्न लेकर पहले आ रही हूँ कि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि जब हम पूरी तरह से ताकत से तैयार हैं तो इस मॉक ड्रिल की क्या जरूरत। कुछ ये भी खबरें आई कि कुछ लोग इस मॉक ड्रिल को लेकर डरे हुए से नजर आए। क्या आपने ग्राउंड पर ऐसा महसूस किया इस मॉक ड्रिल को लेकर, लोगों का जो रिएक्शन आ रहा है? देखिए लावनी, दो चीजें हैं। ये 2025 का भारत है जहां पर लड़ाई जो है ना वो सिर्फ बंदूकों से नहीं हो रही, यहाँ लड़ाई ब्रेन से भी हो रही है। और जो ब्रेन स्ट्राइक बार बार भारत कर रहा है उससे पाकिस्तान तिल मिलाया है। और जिसकी बात आप कर रही हैं मॉक ड्रिल की, वो महत्वपूर्ण क्यों है और उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये बेहद महत्वपूर्ण क्यों है, ये मैं आपको बहुत जल्दी समझाता हूँ। कि उत्तर प्रदेश के लिहाज से मॉक ड्रिल महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश में है। 25 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं। और अगर ये एक आर्मी के तौर पर, बैकअप फोर्स के तौर पर प्रयोग किए गए तो आप समझिए कि भारतीय सेना को कितना बड़ा बैकअप मिलेगा। जहां तक बात गलतफहमी की है, जहां तक बात इसकी है कि लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि मॉक ड्रिल ना होनी चाहिए क्योंकि देश पहले से तैयार है, तो मॉक ड्रिल सिर्फ इस बात के लिए नहीं हो रही कि लोगों को कैसे बचाया जाएगा युद्ध की स्थिति में। तो मॉक ड्रिल इसके लिए भी हो रही है कि उत्तर प्रदेश में काम करने वाली जो इंडस्ट्रीज है उनको किस तरीके से बचाया जाएगा। क्योंकि इन केस ऑफ जिस तरीके की रिसोर्सेज की जरूरत होगी, जिस तरीके की अर्थव्यवस्था को चलाए रखने की जरूरत होगी, वो इंडस्ट्री करेगी। और उन इंडस्ट्रीज को भी किस तरीके से बचाया जाए ताकि भारत के पास पैसे की किसी तरीके की कोई कमी ना हो। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ जैसी जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाली टीमें हैं, ये साल के 365 दिन इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशंस पे काम करती है, मॉक ड्रिल लगातार करती रहती है, लेकिन लोगों को इसकी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो कल जो मॉक ड्रिल होने वाली है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में, वहां पे बताया यही जाएगा, लोगों को जागरूक इसी बात को लेकर किया जाएगा कि इस युद्ध जैसी स्थिति में आपको किस तरीके से ना सिर्फ खुद को बचाना है बल्कि और लोगों की भी मदद करनी है। ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। किस तरीके से सायरन को समझना है, किस सायरन पर बाहर आना है, किस सायरन पर अंदर जाना है, किस सायरन पर बंकर में छुपना है, ये तमाम जो सिचुएशंस है उन सिचुएशन से लोगों को जागरूक करवाना है, लोगों को बताना है। इसके अलावा दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि युद्ध जैसी स्थिति में अनुशासन में कैसे रहना है, डिसिप्लिन किस तरीके से रहे, किस तरीके से जो सरकार आज जो बातें बता रही है वो बातें आपके भविष्य में किस तरीके से काम आएंगी। आज आप जो मेहनत कर रहे हैं वो भविष्य में आपका खून बचाएगी। ये जो एक स्ट्रेटजी है उसके तहत उत्तर प्रदेश चल रहा है। क्योंकि अगर आप भौगोलिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो भी उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है इस युद्ध जैसी स्थिति में, क्योंकि कई एयरबेस है उत्तर प्रदेश के अंदर, उन एयरबेस को बचाना होगा, जो मैन पावर है, जो यहाँ के लोग हैं उनको बचाना होगा। तो ये तमाम जो एक्सरसाइजेज है, ये एक्सरसाइजेज इसीलिए की जा रही है यूपी के अंदर खास तौर पर। और इसीलिए चूंकि आप देखिए कि गृह मंत्रालय ने जो आदेश दिया वो ये दिया कि उत्तर प्रदेश के 19 जनपदों में इस मॉक ड्रिल को किया जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने उसमें एक कदम आगे बढ़ते हुए इस मॉक ड्रिल को उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में करने के आदेश दे दिए। तो उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से तैयार हो, ना सिर्फ एक हिस्सा उत्तर प्रदेश का तैयार हो, इसकी कोशिशें की जा रही हैं। और इसी लिहाज से ये मॉक ड्रिल महत्वपूर्ण भी है और लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेने के लिए तैयार भी है। आज भी सिविल डिफेंस ने कई जगहों पर छोटी छोटी मॉक ड्रिल्स को आयोजित किया और लोगों ने खुद आगे बढ़कर उसको समझने की भी ना सिर्फ कोशिश की बल्कि उसमें पार्टिसिपेट भी किया। तो मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से युद्ध जैसी परिस्थितियों के लिए ना सिर्फ खुद को तैयार करना चाहती है बल्कि ये भी चाहती है कि अगर युद्ध जैसी स्थिति बने तो हम किस तरीके से सहयोग कर सकते हैं, किस तरीके से भारतीय सेना को सहयोग कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, ये बहुत बड़ी ताकत होती है जब युद्ध जैसे माहौल में देश एक साथ अगर साथ आ जाता है और इस तरीके की परिस्थितियों में कैसे आपको रिएक्ट करना है इसके लिए तैयार हो जाता है, तो अपने आप कहा जाता है कि आधी जंग हम जीत चुके हैं। रोहिल भी हमारे साथ लगातार जम्मू कश्मीर से एक के बाद एक, रोहिल आपकी तरफ से ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट्स आ रही हैं, एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स भी हम देख रहे हैं, लेकिन इस मॉक ड्रिल को लेकर क्या कुछ खास वहां पर आपको नजर आता है? और ऐसे समय में जब लगातार पाकिस्तान अपनी बदमाशियों से बाज नहीं आ रहा, सीज फायर का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है, हालांकि भारतीय सेना माकूल जवाब दे रही है, लेकिन अब जब कल मॉक ड्रिल होना है उसके पहले की परिस्थिति, ओवर टू यू रोहित।
देखिए लावनी, मॉक ड्रिल से पहले जो है जब इसका ऐलान जो है कल शाम को किया गया था गृह मंत्रालय की तरफ से, तो उसके बाद लोग जो है काफ़ी ज़्यादा पैनिक में चले गए थे। लेकिन आज सुबह जब जो SDRF की टीम है उन्होंने श्रीनगर के जो फेमस डल लेक है वहाँ पर मॉक ड्रिल स्टार्ट की, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों की जो बेचैनी है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक दूर हो गई है। लेकिन दूसरी जानब से स्कूलों में भी आज जो है मॉक ड्रिल वो की गई और पूरी तरीके से खासतौर पर जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी इस मॉक ड्रिल में शामिल किया गया और उनको भी ये जानकारी दी गई कि अगर कोई युद्ध की स्थिति है तो वो किस तरीके से अपने आप को बचा सकेंगे और दूसरी जानब से कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल करना है, जिनका इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस मॉक ड्रिल के जरिए आज SDRF और साथ साथ कई स्कूलों में जो है वो स्थानीय लोगों को दिखाई दिए। लेकिन दूसरी जानब से जो कल सबसे बड़ी मॉक ड्रिल्स जो है जम्मू कश्मीर में होने वाली है, जम्मू कश्मीर के 18 ऐसे इलाके हैं जहाँ पर इस मॉक ड्रिल जो है उसका आयोजित किया जाएगा और पूरी तरीके से इसके लिए SDRF, NDRF साथ ही साथ पुलिस और सुरक्षा एजेंसीज ने पहले से ही तैयारी कर ली है और कल पूरी तरीके से पूरे जम्मू कश्मीर के 18 इलाकों में जो है ये मॉक ड्रिल की जाएगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ लावनी जो सीमावर्ती इलाके है, क्योंकि कश्मीर घाटी का आधा कश्मीर जो है वो सीमावर्ती इलाकों के साथ जुड़ा हुआ है, तो इस तरीके से सीमावर्ती इलाकों की बात करें तो वहाँ पर पहले से ही लोग जो है इस बात के लिए तैयार है, क्योंकि उनके लिए पहले ही जो केंद्रीय सरकार है उनकी जानिब से जो कम्युनिटी बैंकर्स वो बनाए गए हैं। अगर कोई युद्ध की स्थिति वहाँ पर पैदा होती है, क्योंकि सीज फायर एग्रीमेंट होने से पहले जिस तरीके से सीमावर्ती इलाकों में भीषण गोलाबारी होती थी दोनों सेनाओं के बीच, तो वहां पर लोग जो है इन कम्युनिटी बैंकर्स का सहारा लेते थे और इन कम्युनिटी बैंकर्स में छुप जाते थे और अपने आप को महफूज जो है वो रख सकते थे। लेकिन दूसरी जानब से जो मॉक ड्रिल कल यहाँ पर होने वाली है इससे लोगों को और ज़्यादा जानकारी मिलेगी, लोगों में काफ़ी ज़्यादा जो जागरूकता वो पैदा होगी, क्योंकि लोगों को ये जानकारी दी जा रही है कि ब्लैकआउट किस तरीके से करना है, किस तरीके से उन उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करना है जिनसे जो है इस युद्ध में उनको नुकसान जो है वो हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण उन लोगों के लिए, खासतौर पर जो सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए बेहद खास हो जाती है। रोहिल, रजत, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहे। मंजू जी, आपके पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ। देखिए, अभी तक जो परिस्थिति बनी हुई है, काइनेटिक एक्शंस अभी कहा जाए तो अभी प्रॉपर्ली शुरू नहीं हुए, लेकिन डर के जो हालात हैं पाकिस्तान में वो अभी से ही दिखने को लगे हैं। और ऐसे समय में जब दुनिया भर के देश भारत के साथ खड़े हों, ऐसे समय में जब UNSC में भी पाकिस्तान का रोना काम नहीं आया हो, वो किस तरीके की परिस्थिति पाकिस्तान के लिए लेकर आ रहा है, तो भी वो कहते हैं कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, मरने मारने के लिए तैयार हैं। मंजू जी, चलिए, मुझे लगता है शायद मंजू जी से हमारा संपर्क टूट गया। आइए, इस वक्त एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज, जरा फ्लैश कीजिए जल्दी से। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। जो बड़ी खबर अब तक हमारे सामने आई है, मॉक ड्रिल पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का एक पोस्ट आया हुआ है। क्या कह रहे हैं? मॉक ड्रिल में हम के सभी नेता कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। देखिए, राजनीतिक पार्टियों ने भी कह दिया है मॉक ड्रिल जनमानस के साथ साथ चलने का संकल्प लिया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हर सिपाही राष्ट्र हित में मरने मिटने को तैयार है। यानी ऐसे समय में जब परिस्थिति युद्ध जैसी बन रही हो तो राजनेता, राजनीतिक पार्टियां भी राजनीति से ऊपर उठकर किस तरह देश के साथ और इस समय कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है, उसकी ही ये तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है। जनमानस के साथ चलने का संकल्प लेंगे जीतन राम मांझी, ये बता रहे हैं, कह रहे हैं हर सिपाही राष्ट्र हित में मरने मिटने को तैयार है। तो भारत की तैयारी से पाकिस्तान घबराया हुआ है और पाकिस्तान के 48 आखिरी घंटे कितने भारी पड़ने वाले हैं, इसी पर हो रही है बड़ी चर्चा। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधे ब्रेकिंग न्यूज की तरफ आपको लिए चलती हूं। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। भारत को मिलने वाला है नया जंगी जहाज। एक और बड़ी उपलब्धि, 28 मई को भारत पहुंचेगा INS तमाल। रूस से भारत डिलीवरी की तैयारी पूरी हो चुकी है। बड़ी और अहम जानकारी, ब्रह्मोस से लैस रडार से बचने में सक्षम है INS तमाल। रूस से भारत डिलीवरी की तैयारी पूरी हो चुकी है और भारतीय बेड़े में एक और जंगी जहाज का जुड़ना भारत को नई ताकत देने वाला है। नया जंगी जहाज भारत को मिलने वाला है। 28 मई को भारत पहुंचेगा INS तमाल। रूस से भारत की डिलीवरी की पूरी तैयारी। बड़ी और अहम जानकारी के साथ ही सीधे अपने गेस्ट पैनल के पास चलते हुए पीके सहगल सर, एक के बाद एक भारत की ताकत, वो चाहे जल थल नभ तीनों की ही बात कर लें, एक के बाद एक ताकत बढ़ती जा रही है। भारत को दुनिया भर के देशों का समर्थन मिलता जा रहा है। UNSC में भी पाकिस्तान का रोना काम नहीं आया और इन सब के बीच पाकिस्तान का विक्टिम कार्ड खेलना ये चारों तरफ से बताता है कि पाकिस्तान ने युद्ध से पहले ही अपनी हार मान ली है। पीके सहगल सर,
प्रकार का कोई शक नहीं। जिसमें अफ्रीका पाकिस्तान का रवैया है, जिस तरह से पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं, साफ तौर पर नजर आता है कि वास्तव में साइकोलॉजिकली लड़ाई से पहले ही लड़ाई हार चुके हैं। उनके जो रक्षा मंत्री हैं वो धमकियां देते हैं, उनके बिलावल भुट्टो धमकी देते हैं, उनके दूसरे मिनिस्टर धमकी देते हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर धमकी देते हैं। साफ तौर पे दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में जो असली हुकूमत है वो फौज के हाथ में है, और फौज ने ऐसा माहौल पैदा किया है और उसके अंदर फौजी अफसर सब छिप गए हैं। मुनीर खान कहाँ गायब हो गए पता नहीं, अपने परिवार को उन्होंने लंदन भेज दिया है। साफ तौर पे कहा जा रहा है कि उन्होंने हवाई जहाज भी रखा हुआ है देश से भागने के लिए। नहीं, 8 बजे तो मैं कमिट करूंगा। हो सकता है कि वहाँ के लोग खुद ही उनके खिलाफ हो जाए। बाद में मुझे पहले जल्दी आर्मी में वर्टिकल डिवाइड हो चुका है, आर्मी के ऑफिसर्स को उनके ऊपर भरोसा खत्म हो चुका है। वो साफ तौर पे कह रहे हैं हमारे सीनियर जो जनरल है वो एक किस्म से मैनेजर्स हैं, वहाँ पे जितना भी कारोबार चलता है वो उनके जनरल संभाले हुए हैं, उनके स्टार्टअप जनरल हैं, उनके यूनिकॉर्न जनरल हैं, तो सारे कह रहे हैं वो तो फैक्ट्री मैनेजर्स हैं, वो लड़ाई क्या लड़ेंगे। और जहाँ तक बिलावल भुट्टो वगैरह और बाकी जो मंत्री हैं उन्होंने भी अपने परिवारों को दूसरे देशों में भेज दिया है। जहाँ तक अपने ये जंगी जहाज की बात की, ये 28 मई को आएगा, मुझे पक्का यकीन है 28 मई से पहले ये जंग अगर होती है तो खत्म हो जाएगी। और लेकिन ये जंग अगर जहाज आ जाता है तो इससे देने की क्षमता बढ़ेगी। ये स्टेल्थ फ्रिगेट है जो हर प्रकार के मॉडर्न स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है, हर प्रकार के मॉडर्न वेपन सिस्टम से, रडार सिस्टम से लैस है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर से लैस है और बहुत बड़े पैमाने पर एंटी सबमरीन काबिलियत रखता है। और इसमें ब्रह्मोस भी इसमें लगी हुई है, जिससे पाकिस्तान जो है काफी से घबराता है, बिकॉज ब्रह्मोस जो है दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अच्छा सहगल सर, अगर आपने सुना हो जिस तरीके से पाकिस्तान के मंत्री कह भी रहे थे, अपने संसद के अंदर ही अपने ही नेताओं के बीच में कह रहे हैं कि भाई ब्रह्मोस से अटैक कर सकता है भारत हमारे ऊपर, खुलकर ये बता रहे कि भारत कैसे कैसे हम पर अटैक कर सकता है। तो ये जो तैयारी है, ये जो जंगी बेड़ा, ये जंगी जहाज आने वाला है, वो तो पाकिस्तान के लिए और मुसीबत फिर बढ़ाने वाला है। वो जो कह रहे हैं उनके कहने पर ही ये तस्दीक कर देता है, प्रमाणित कर देता है। सहगल सर, वो ब्रह्मोस से काफी ज्यादा डरे हुए हैं, क्योंकि ब्रह्मोस जो है दुनिया की सबसे ज्यादा फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसकी स्पीड जो है 2.8 किलो मैक पर, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से 2.8 टाइम्स ज्यादा है, अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स ज्यादा। और ये सी स्किमिंग है, मतलब समुद्र की जो वेव्स हैं उससे तकरीबन 10 फुट ऊपर रह के पाकिस्तान के हर प्रकार के जहाज को बर्बाद कर सकती हैं। उनके लैंड अटैक काबिलियत है इसमें इसकी जो रेंज है 450 किलोमीटर के करीब है, जो पाकिस्तान में पूरे डेप्थ को कवर कर सकती है। साथ ही साथ उनके सबमरीन्स को भी बर्बाद कर सकती है। ऐसे में पाकिस्तान ब्रह्मोस से बहुत ही ज्यादा घबराता है, बहुत ही ज्यादा है। साथ ही साथ इसका जो वेट है तकरीबन 3 टन है, और क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी लो था, इसका फोर्स ऑफ इम्पैक्ट जो है बहुत ही घातक है और बहुत ही नुकसानदेह है। और पाकिस्तान जानता है कि ब्रह्मोस के सामने उसके पास कोई भी साधन नहीं है जो इसको डिटेक्ट कर सके या इसको न्यूट्रलाइज कर सके। जितनी भी उसके पाकिस्तान से एयर डिफेंस सिस्टम मिले हुए हैं चाइना से, एक भी नहीं है जो ब्रह्मोस को डिटेक्ट करके खत्म कर सके। बिल्कुल, और ऐसे में पाकिस्तान का डरना स्वाभाविक भी हो जाता है। बंसल सर, एक बहुत महत्वपूर्ण जो बात है, जिस तरीके से पाकिस्तान के आज के हालात बने हुए हैं, भारत मतलब कहीं पाकिस्तान कहीं से भी स्टैंड ही नहीं करता। वो गीदड़ भपकियां जरूर देता रहे, लेकिन भारत की क्या ताकत है ये खुद भी उसके खुद के लोग जानते हैं। अंदर की आवाम किस तरीके की बातें वहां कर रही है, बहुत सारी चीजें पहले ही खुलकर सामने आ चुकी है। लेकिन एक जो परिस्थिति बन रही है, उस परिस्थिति में कहा जा रहा है कि ये जो युद्ध जैसा माहौल बन रहा है, युद्ध की स्थिति आएगी ही नहीं, ये पूरा का पूरा एक साइकोलॉजिकल वॉर चल रही है, और इस साइकोलॉजिकल वॉर में ही पाकिस्तान हार जाएगा। मानते हैं आप इस बात को? देखिए, साइकोलॉजिकल वार तो है ही, साइकोलॉजिकल वार के अलावा ये इकोनॉमिकल वार भी है। एक बहुत बड़ी स्ट्राइक है इकोनॉमी की, जो फाइनेंशियल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर में, उसको चारों तरफ से घेर लिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान की माली हालत, इकोनॉमी बहुत खराब है। उनके पास सिर्फ $8 बिलियन बचे हैं फॉरेन रिजर्व के अंदर। FATF की मीटिंग, उसको लिस्ट में दोबारा डालने की कोशिश हो रही है, और अभी भी जो एक IMF की मीटिंग होने वाली है उसके अंदर में जो है, जिन्होंने जो लोन मांगा हुआ है $7 बिलियन का, वो भी नहीं मिलेगा। और इस ऐसे हालात में तो इनके हालात बहुत खराब हैं, और ऐसे खराब हालात में बंसल सर को स्क्रीन पर लेकर आइए पैनल प्लीज। हाँ यस सर, हाँ प्लीज कंप्लीट कीजिए सर। तो उनको ऐसे हालात में उनके जो बड़ा मुश्किल है उनके लिए लड़ाई लड़ना। और एक बात जो बार बार, इसीलिए क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, तो वो बार बार
न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी देते हैं। लेकिन उनको एक बात समझ में आ जानी चाहिए, इनडायरेक्टली रशिया ने भी अभी ये कह दिया है कि जो पहले रशिया कहता था कि मैं यूक्रेन के ऊपर मैं न्यूक्लियर वेपन यूज करूंगा, तो रशिया ने क्लियर कट कह दिया कि हमें अभी जरूरत करने की जरूरत नहीं है। अभी क्या हुआ है कि ये धमकी होती है, पहले भी पाकिस्तान दे चुका है, लेकिन जैसे कि रूस ने भी 2-3 साल पहले से 2-3 बार या कई बार धमकी दी है कि हम यूरोप में या यूक्रेन के ऊपर में हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे। तो जो न्यूक्लियर वेपन का प्रभाव बहुत ज्यादा देर तक होता है, काफी एरिया में होता है, तो एक खतरे वाली बात होती है। तो उसको देख करके जो पूरे यूरोप ने बड़ी तैयारी की, उन्होंने बंकर बना लिए और अपनी जो जनता को है उनको पोटेशियम आयोडाइड की गोली जो दे दी है। ये पोटेशियम आयोडाइड क्या होता है कि पोटेशियम आयोडाइड ये है जो कि थायराइड को बचाता है, कि न्यूक्लियर का जो इफेक्ट है वो थायराइड के ऊपर में बहुत होता है। तो ऐसी गोली को इस्तेमाल करने के लिए बहुत जरूरी है। अभी बात यह है कि हालांकि पाकिस्तान इस तरह का कोई हिमाकत नहीं करेगा, और अगर उसने ऐसी न्यूक्लियर की टैक्टिकल वेपन यूज करने की हिमाकत की तो उससे थोड़ी ही दूर पे इफेक्ट होता है, और ये भी हो सकता है कि उसकी न्यूक्लियर मिसाइल को उसके कंट्री में गिरा दिया जाए। अगर वो बॉर्डर पे गिरी तो हवा के असर से उसके यहाँ पे रेडिएशन जाएगा। फिर भी हमको अपनी तैयारी मॉक ड्रिल के साथ ये भी रखनी है कि हमको अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो उसको न्यूक्लियर मटेरियल को ना तो उसको हम सूंघ सकते हैं, ना चख सकते हैं, ना देख सकते हैं। तो कैसे पता करना है, तो ये एक कार्ड है जो इसको रेडिएशन कार्ड, इसके अंदर में पता चल जाता है कि न्यूक्लियर मटेरियल कोई न्यूक्लियर रेडिएशन तो नहीं है, जी न्यूक्लियर रेडिएशन तो नहीं है। तो इस तरह के कार्ड रखने जरूरी हैं। बाकी अगर कोई ऐसी स्थिति हो जाती है तो मास्क के साथ जाना है, और जो रेस्क्यू वर्कर हैं उनको इस तरह का मास्क इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ सकती है, कि जिससे जो हमारी पास में इस तरह की तैयारियां हैं, हमारी एनडीआरएफ की बटालियन हमारी आर्मी के ऊपर में भी है, जो ग्लव्स किस तरह के इस्तेमाल करने हैं न्यूक्लियर स्थिति में वो भी हमारे पास में है। और तीसरी बात यह है कि अगर कोई जो कोई पार्टिकल होते हैं, न्यूक्लियर पार्टिकल, अगर वो बॉडी के ऊपर गिर जाते हैं तो ये जो कंटामिनेशन को दूर करने के लिए इस तरह के जो वाइप करने की भी चीजें हैं। और अगर कोई प्रॉब्लम हो भी जाती है जो अस्पताल में, तो ये एक हमारे पास में रेडियस टाइप का दवाई है कि उसको असर भी खत्म हो जाता है। और क्या होता है कि न्यूक्लियर के इस्तेमाल करने से बॉडी के अंदर में न्यूक्लियर पदार्थ चले जाते हैं, और न्यूक्लियर पदार्थ जाने के ऊपर में उनके शरीर के यूरिन में भी न्यूक्लियर मटेरियल होता है। उसको दूर करने के लिए जो इस तरह के जो हैं, ये फीमेल के लिए यूरिन पास करने का बैग है, और ये जो है ये एक मेल के लिए यूरिन पास करने का वो है। तो इनकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आपने फुल स्क्रीन पे कहा, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि ये रेडिएशन को डिटेक्ट करने का कार्ड है। अगर ये किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल में होता है तो वहां पर जो है कलर चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जो ये उसके लिए सावधान होना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने कहा, मैंने पहले भी बताया था, इसमें ही मैं दोबारा दिखा देता हूँ कि ये होती है पोटेशियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडेट। तो पोटेशियम आयोडेट जो है इस पर लिखा हुआ भी है KIO। तो जो KIO है इसकी कुछ गोलियां हमको जरूर रखनी है, और अगर ऐसी स्थिति कभी होती है तो अपने जो लोग हम ये दे सकते हैं, क्योंकि सुरक्षा या हमको इंतजाम हर तरह के करने हैं। हालांकि ऐसी स्थिति में नहीं समझता कि पाकिस्तान ऐसी हिमाकत करेगा, क्योंकि हमारे पास अगर उसने पहली बार यूज किया तो उसकी मिसाइलों को हम उसकी धरती में नष्ट कर देंगे, और नहीं तो हमारे पास में सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बहुत बड़ी है, जिसके अंदर में हम जो थल, वायु और जल से भी जो हमारी अरिहंत जो सबमरीन है उसमें भी न्यूक्लियर मिसाइल है, तो उसको नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। लेकिन ये इस तरह का एक जो स्थिति होती है उसको बोलते हैं मैड, म्यूचुअली असिस्टेड डिस्ट्रक्शन। तो इस तरह की हिमाकत अगर पाकिस्तान ना ही करे तो ही अच्छा है, नहीं तो ये बड़ा बिल्कुल इस तरीके की हिमाकत पाकिस्तान ना ही करे तो बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान इस बार उस बब्बर शेर को छेड़ने वाला है, और छेड़ दिया है, हम सीधे तौर पर कहेंगे छेड़ दिया है, जो सीधे सीधे अपने दुश्मनों की बोटी बोटी कर देता है। और यही भारत ने इस बार ठान लिया है। थैंक यू सो मच आप दोनों का ही, और हमारे साथ मंजू जी और मेरे दोनों सहयोगी भी थे। आप सभी हमारे साथ जुड़े, और बंसल सर ने बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई कि कैसी सिचुएशन में जब मॉक ड्रिल है, मॉक ड्रिल में किस तरह से साथ आपको समझना भी है, कुछ खास चीजें जो आपको अपनी पास रखनी है उसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। और जैसे कि पीके सहगल सर कह रहे थे कि देखिए जो परिस्थिति बन रही है, पाकिस्तान भी समझ रहा है कि भारत को छेड़ा है, और भारत वो है जो छेड़ने पर छोड़ता नहीं है, इसीलिए पाकिस्तान अभी से ही पसीने पसीने है। ये 48 घंटा कितना भारी है पाकिस्तान पर, इसका अंदाजा हम और आप चैन से
लगा सकते हैं, क्योंकि हम सुरक्षित हैं। हम उन हाथों में सुरक्षित हैं जो सीधे तौर पर यह कहती है राष्ट्र सर्वोपरि की भावना, जो सबसे सर्वोपरि है, राष्ट्र हित की भावना, देश सर्वोपरि की भावना। हमारी देश की सेना ने ही ये ठान लिया है कि सबक तो हम सिखाकर ही रहेंगे। 48 घंटे में क्या कुछ होता है नजर बनी रहेगी। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। रणक्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।